हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खड़गपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर KGP डिवीज़न यानी खड़गपुर डिवीज़न जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था जो कि CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें यह एग्ज़ाम तो अभी हाल ही में 27 फरवरी 2024 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था और यह पेपर 25% IMAQ कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट से पूरे 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC एबव रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल्स। लोडेड व्हीकल्स के लिए जो CBC का जो हाइट मिनिमम हाइट होता है फ्रॉम रेल लेवल से वो कितना होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए अगर बात करें कि हम कि CBC के केस में जो रेल लेवल से जो हाइट होता है वह अगर MT में अगर पूछा जाता है अगर तो MT में मिनिमम 1090 और मैक्सिमम जो होता है वह 1105 mm होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें लोडेड कंडीशन में तो लोडेड कंडीशन में मिनिमम 1030 mm होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम बात करें कि लोडेड व्हीकल्स के लिए पूछा गया था मिनिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल, तो इस केस में मिनिमम जो हाइट होगा वह 1030 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHV व्हील, यानी जो LHV कोच के अंतर्गत जो चक्कों का नए चक्कों का जो व्यास होता है वो कितने mm के होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर प्रश्न में है वो न्यू चक्कों के लिए पूछा गया है। जस्ट नेक्स्ट वाले प्रश्न में इसका कंडमिंग लिमिट भी पूछ लिया गया है। तो दोनों प्रश्न के लिए हम एक साथ कर देखें तो LHV कोच में हमारा 915 mm न्यू कंडीशन में होता है, वहीं जब वो रिड्यूस होकर 855 या 845 कहीं कहीं किसी डिवीज़न में या 855 या किसी डिवीज़न में 845 भी दिया रहता है, तो इसको आप बाय ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा कंडम कंडीशन में होता है लिमिट। तो यहाँ पर जो प्रश्न सेकेंड नंबर में पूछा गया था वो न्यू व्हील के लिए पूछा गया था, तो 915 mm हो जाएगा। कंडम कंडीशन में 855 या 845 हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें सेकेंड नंबर प्रश्न के लिए न्यू चक्कों का व्यास 915 mm, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही उत्तर होंगे। वहीं तीसरे नंबर प्रश्न की अगर बात करें हम तो तीसरे नंबर प्रश्न में जो कंडमिंग लिमिट पूछा गया है वो ऑप्शन में केवल 845 mm दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंडमिंग लिमिट्स। इसके अलावा हम बात करें तो वंदे भारत कोचेज के केस में हम बात करें तो वंदे भारत में जो चक्कों का नए चक्कों का जो व्यास होता है वह 952 mm और रिड्यूस होकर 877 mm होगा, तो इसको हम सर्विस से रिमूव कर देंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम ICF कोच में तो ICF कोच में 915 से लेकर 825 mm के रेंज में चक्कों का डायमीटर होता है, तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं D3 मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज LHV कोच इज डन, यानी जो LHV कोचों का जो डिपो 3 मेंटेनेंस शेड्यूल जो किया जाता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि जब भी कोच वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूवमेंट करते हैं तो इसके बाद उनका
समय समय पर उनका मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इसके लिए अलग अलग टाइप्स के इसमें जो डिपो स्तर पर जो मेंटेनेंस होते हैं, इसमें हम बात करें अगर, तो 3 तरह के डिपो स्तर पर मेंटेनेंस होते हैं। एक होता है D1 मेंटेनेंस शेड्यूल्स, जो कि आफ्टर एवरी ट्रिप किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें डिपो 2 शेड्यूल्स की, तो वह 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर किया जाता है। वहीं D3 की अगर बात करें हम, तो D3 जो होता है वो 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए थे वह D3 शेड्यूल्स के रिगार्डिंग पूछे गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर C 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच इज, यानी LHB कोच का जो कोडल लाइफ होता है वो कितने ईयर्स का होता है, तो वह 95 ईयर्स के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ICF कोच का जो पूछा जाता है वह 25 ईयर्स होते हैं ICF कोच के केस में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है योर डैम्पर इज फिटेड ऑन, यानी योर डैम्पर जो फिटेड होते हैं वो कहाँ पर फिटेड होते हैं, तो सिंपली जो ये हमारा अपर बॉडी जो पोर्शन होता है और यहाँ पर जो हमारा जो फिएट बोगी होते हैं, इन फिएट बोगी में हमारा इस तरह से जो हमारा माउंटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं हमारा, इसे हम यो डैम्पर बोलते हैं, जो कि मेनली हमारा जो अपर बॉडी होता है उसके अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे हमारा जो रोलिंग मोशन होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है कोच का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D बिटवीन अंडर फ्रेम ऑफ बॉडी एंड बोगी फ्रेम, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन AC LHB कोचेज, यानी AC LHB कोचों में जो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, तो उसमें यहाँ पर किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं, वह होते हैं DCP टाइप। जिसकी अगर बात करें तो यह ड्राई केमिकल पाउडर इसका फुल फॉर्म होते हैं। जो कि अगर बात करें हम तो जितने भी प्रकार के क्लासेस के जो फायर्स होते हैं, चाहे वो क्लास A, क्लास B, क्लास C या क्लास D टाइप्स के जितने भी टाइप्स के फायर्स होते हैं, उसमें लमसम वह उसे बुझाने में कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B DCP टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूजेज इन अ LHB टाइप कोचेज, यानी एक LHB कोचेज टाइप्स में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछे गए हैं कि कितनी संख्या में यूज किए जाते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक एक्सल पर हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर यूज में लिया जाता है और एक कोच के अंतर्गत हमारा 4 एक्सल का प्रयोग किए जाते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो नंबर टोटल जो ब्रेक सिलेंडर का निकल कर आएंगे वो 8 की संख्या में पर LHB कोच में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट विल यू डू व्हेन वन एंड BP एंगल कॉक लीकेज ऑन इन रूट। इन रूट में अगर किसी कारणवश अगर एक एंड के BP एंगल कॉक से अगर लीकेज होता है, जिसको इन रूट में अगर सॉर्ट आउट करना पॉसिबल ना हो, तो उस केस में क्या यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। तो उस केस में हम गाड़ी को अगर ट्विन पाइप कंडीशन में हो तो हम सिंगल पाइप में उसको ट्रेन को मूवमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए वह कितने सेकेंड के अंतर्गत होना चाहिए। तो अप्लाई के लिए हमारा 3 से 5 सेकेंड का टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बोर साइज ऑफ मेन BP एंड FP पाइप इज,
यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप के केस में जो उसका जो बोर साइज होता है पाइप का वो कितने mm का होते हैं, तो वह 25 mm के होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ब्रेक इंडिकेटर लगा होता है उस पर हमारा दो कलर्स इंडिकेट करते हैं, एक हमारा होता है ग्रीन कलर और सेकेंड हमारा होता है रेड कलर। रेड कलर जो होता है वह हमारा अप्लाइड कंडीशन को इंडिकेट करता है, जबकि ग्रीन जो कलर होता है ब्रेक इंडिकेटर का वो हमारा गाड़ी के रिलीज्ड होने की कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए थे वो रेड इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो ब्रेक होगा वो अप्लाइड कंडीशन में होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, PESD यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड इन LHB कैन बी रीसेट, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा LHB कोचों के अंतर्गत जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस लगा होता है उसको रीसेट किया जा सकता है। कहाँ से, तो जहाँ से हम चैन पुल किए हो, यानी फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुलेड, वहाँ से हम उसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो नकल के अंतर्गत जो हम अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट करते हैं ताकि जो हमारा कोई पार्ट्स जो है CBC का वो कंडम कंडीशन में हमारा ट्रेन पार्टिंग का कॉजेज ना बन सके, इसलिए हम अलग अलग टाइम पीरियड के अंतराल पर उनके पार्ट्स को हम गेज के मदद से हम उसको टेस्ट करते रहते हैं। तो इसमें जो पूछा गया था कि जॉ गैप गेज टेस्ट जो हम करते हैं वह नक्कल के क्लोज कंडीशन यानी बंद अवस्था के कंडीशन में हम उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर देयर ऑन वन व्हील ऑफ LHB कोच, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ब्रेक डिस्क होता है वो हमेशा एक्सल के ऊपर होता है, ना कि कोई चक्के के ऊपर। तो यहाँ पर आप प्रश्न को एज अ वन व्हील सेट या एक्सल इसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से कि जो हमारा ब्रेक डिस्क के जो नंबर्स होते हैं एक एक्सल के ऊपर वो कितने संख्या में होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो एक एक्सल के ऊपर हमारा दो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे कि हाउ मेनी ब्रेक्स डिस्क आर देयर ऑन वन व्हील, तो इसको एज ए कंसीडर करना चाहिए वन एक्सल, ना कि यहाँ पर वन व्हील। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इफ द डंप वाल्व कंटिन्यूअस बेंटिंग द रीजन में बी, यहाँ पर बोला गया है कि जो डंप वाल्व होता है एंटी स्किड वाल्व जो कि WSP का पार्ट्स होता है व्हील स्लाइडिंग डिवाइस का, इसमें अगर कंटिन्यूअस रूप से अगर बेंटिंग हो रहा हो तो इसका मेन रीजन जो होगा वो WSP के फॉल्ट्स को इंडिकेट करता है, जिसके वजह से हमारा जो डंप वाल्व है वो कंटिन्यूअस रूप से बेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी WSP इज डिफेक्टिव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोच के अंतर्गत जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो टैंक होता है इनका जो कैपेसिटी यानी क्षमता होता है वो कितने लीटर का होता है। तो यहाँ पर इसका जो कैपेसिटी होता है एयर टैंक का वो 200 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं 125 लीटर एयर टैंक ऑफ LHB कोच इज यूज्ड फॉर, यानी LHB कोचों के अंतर्गत दो तरह के टैंक्स होते हैं, एक होता है 75 लीटर्स का और एक होता है 125 लीटर्स का। जो 125 लीटर्स का जो टैंक्स होते हैं इसका प्रयोग
ब्रेकिंग पर्पस के लिए किया जाता है, जबकि जो 75 लीटर्स का जो टैंक्स होते हैं वो टॉयलेट पर्पस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था 125 लीटर्स टैंक्स का, तो यहाँ पर ब्रेकिंग पर्पस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेन, बीसीएन, बीआरएन, बवारेन, बीटीपीएन बैगन, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो बैगन्स होते हैं फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत, इसका एक्सल लोड कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो एक्सल लोड होगा यहाँ पर बॉक्सेन या बीआरएन या बीसीएन बैगन के रिगार्डिंग वह 20.32 टन होता है एक्सल लोड, यानी प्रत्येक एक्सल पर के ऊपर जो लोड आते हैं उसे हम एक्सल लोड के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20.32 टन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भी हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं उसके दौरान जो हमारा मैक्सिमम ड्रॉप जो गिरावट परमिटेड होता है हमारा ब्रेक पाइप के अंतर्गत वो कितना होता है। तो मैक्सिमम जो हम ड्रॉप यानी गिरावट जो परमिट करते हैं ब्रेक बीपी यानी ब्रेक पाइप के अंतर्गत वो हमारा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हम परमिट नहीं कर सकते हैं ड्रॉप टेस्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, GDR शुड बी कैरिड आउट बाय डैश स्टाफ। GDR का अगर बात करें नए नेम्स के तौर पर कंसीडर किया जाए तो ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट रिपोर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें अगर बात करें तो यह जो प्रिपेयर किया जाता है कई जो GDR या TMLP जो रिपोर्ट बनाया जाता है वह मेनली लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और यार्ड मास्टर हो या स्टेशन मास्टर, इनकी मदद से यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। और 3 कॉपी में आप ध्यान रखें 3 कॉपीज में इनको तैयार किया जाता है। एक कॉपी यार्ड मास्टर या स्टेशन मास्टर के पास होता है और एक कॉपी लोको पायलट को दिए जाते हैं और लास्ट जो कॉपी होता है वो ट्रेन मैनेजर खुद अपने पास रखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ट्रेन मैनेजर लोको पायलट रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गार्ड एंड लोको पायलट यानी ड्राइवर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों के अंतर्गत किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर LHB कोचों में जो CBC फिटेड होते हैं वह मेनली H टाइप के CBC फिटेड होते हैं। वह एंटी क्लाइविंग फीचर्स के साथ आते हैं जिसके कारण बस जो कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं LHB कोचेज के केस में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग LHB कोचों के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC becomes invalid if the rake is stabled in any examination yard for more than dash hours। यहाँ पर बोला गया है कि एयर ब्रेक स्टॉक के अंतर्गत BPC यानी जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो कब इनवैलिड हो जाएगा, अगर जो रेक है वह किसी एग्जामिनेशन यार्ड में स्टेबल्ड हो जिसका एक टाइम लिमिट होता है, उससे अगर ज़्यादा अगर एक्सीड करता है तो इसके बाद BPC एग्जामिनेशन यार्ड के अंतर्गत अगर रेक स्टेबल होने की कंडीशन में BPC को इनवैलिड कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वह 24 आवर्स रखा गया है। इससे अगर ज़्यादा अगर एग्जामिनेशन यार्ड के अंतर्गत कोई रेक अगर स्टेबल्ड होता है तो इसके बाद इसकी BPC को इनवैलिड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24 आवर्स।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है PME इन फ्रेट स्टॉक मेंटेनेंस स्टैंड्स फॉर। ध्यान रखिए कि दो तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं PME के रिगार्डिंग। PME के अंतर्गत अगर बात करिए, अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वह फ्रेट स्टॉक मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो इस केस में अगर बात करें हम, जो इसका फुल फॉर्म होगा वह पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। जबकि अगर बात करें मेडिकल फॉर्म में, जो लोको पायलट या गार्ड्स को जो अलग अलग टाइम पीरियड का अंतराल पर उन्हें PME देना पड़ता है, इसके लिए जो फुल फॉर्म होता है वह पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि फ्रेट स्टॉक मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो यह हो जाएगा पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो कि फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत अगर ब्रेक बाइंडिंग को अगर रिलीज करना हो तो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा। तो अगर ब्रेक बाइंडिंग अगर किसी केस में अगर होता है गाड़ी के अंतर्गत, तो कन्वेंशनल सिस्टम के अंतर्गत मेनली हमारा एसएबी का प्रावधान होता है। जब भी हम एसएबी को 1 राउंड रोटेट करते हैं तो इसका मोमेंट हमारा 2 mm के अप्रॉक्स होता है। तो इस केस में हमारा जो इसमें पूछा गया था कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा ब्रेक बाइंडिंग के केस में, तो सबसे पहले हम गाड़ी को डीबी को जो हम होता है वहाँ से हम आइसोलेट करेंगे और मैनुअली रिलीज करने की कोशिश करेंगे। इस केस में अगर हमारा अगर गाड़ी रिलीज हो जाता है तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं एसएबी को रोटेट करके देखते हैं। इसके अलावा हमारा ब्रेक सिलेंडर के जो बैक साइड में हमारा जो ड्रेन प्लग होता है, इनके मदद से भी रिलीज करने की कोशिश किया जाता है, जो कि सब्सिक्वेंट स्टेप्स ये सारे होते हैं। इसके अलावा जो हमारा होता है कि जो इन पुल्ड रड होता है, उनसे पिन को होल को चेंज करके भी हम रिलीज कर सकते हैं, जिसे हम EPR होल के तौर पर भी जाते हैं, यानी इन पुल्ड रड के तौर पर। इसके अलावा हम बात करें तो एसएबी को रोटेट करके भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये सारे सब्सिक्वेंट स्टेप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के केस में केवल और केवल हम गाड़ी में लगे डीबी को आइसोलेट करेंगे और मैनुअल रिलीज करने की कोशिश करेंगे ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कंडेम्ड हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड इन mm, यानी यहाँ पर EM पैड का कंडम हाइट पूछा गया है। तो EM पैड का जो न्यू हाइट होता है वो 46 mm होता है, यह होता है न्यू हाइट। जब यह रिड्यूस होकर 42 mm हो जाता है तो इसे हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। प्रश्न में कंडम हाइट पूछा गया था, 42 mm इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग एपरेटस होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज्ड व्हेन थिकनेस इज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो एग्जामिनेशन यार्ड जो होता है वहाँ पर अगर हमें ब्रेक ब्लॉक को चेंज करना हो तो उस केस में जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है इसके लिए जो थिकनेस होगा वो कितने mm आने पर हम उसको चेंज किया जाना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब अगर यहाँ पर हम बात करें तो L टाइप के केस में हम बात करें तो L टाइप के केस में हमारा 10 mm होता है और K टाइप के केस में हमारा 12 mm पर हम
उसको ब्रेक ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है और ऑप्शन में केवल 10 mm दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर केवल 10 mm ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है टियर वेट ऑफ बॉक्सेन वैगन, यानी यहाँ पर बॉक्सेन वैगन का टियर वेट यानी खाली वजन पूछा गया है कितना होता है। तो बॉक्सेन वैगन का जो टियर वेट होता है वह 22.47 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी पे लोड पूछा जाता है कि पे लोड शब्द जो होता है वो क्या होता है। पे लोड मेनली जो होता है वह वेट ऑफ कमोडिटी लोडेड ऑन वैगन, यानी जो वैगन के अंतर्गत जो माल या जो कमोडिटी वगैरह जो लोडेड होता है उनके वजन को ही हम पे लोड बोलते हैं। इसके अलावा जो एक टर्म होता है ग्रॉस वेट या इसे हम ग्रॉस लोड भी बोलते हैं, यह मेनली टियर वेट प्लस पे लोड के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब हम ग्रॉस लोड को नंबर ऑफ एक्सल से हम डिवाइड करते हैं, इसके बाद हमारा जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे हम एक्सल लोड के तौर पर जानते हैं। तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन बोबार वैगन, यानी बोबार वैगन के लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है डोर ऑपरेशन के लिए वो कितना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम जो प्रेशर होता है वह 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम प्रेशर का डोर ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट बिल इंडिकेट, यानी जो हमारा नए वैगन नंबर्स जो आए हैं वह टोटल हमारा 11 डिजिट का होता है, जिसमें हमारा पूछा गया है फर्स्ट 2 डिजिट। तो पहला और दूसरा जो अंक है वह हमारा टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करता है, यानी कोई वैगन हमारा बॉक्सेन है, बीसीएन है, किस प्रकार के वैगन हैं इसको यह बताता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाइप ऑफ वैगन्स को इंडिकेट करेगा फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक्स। सीसी रैक्स से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत अलग अलग तरह के एग्जाम्पशंस होते हैं और उनके लिए जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो भी अलग अलग होता है, जिसमें मेनली जो फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत जो होता है वह सीसी रैक्स, जिसे हम क्लोज सर्किट रैक बोलते हैं। जब भी यह एक नॉमिनेटेड सर्किट तैयार किया होता है उसी में इस प्रकार के रेक्स को चलाया जाता है। इसके अलावा एक प्रीमियम रेक्स होते हैं और एक होता है इंटेंसिव, जिसे हम एंड टू एंड रेक के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर जो सीसी रेक यानी क्लोज सर्किट रेक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए जो बीपीसी की जो वैलिडिटी होता है वो नॉर्मली 30+5 डेज का होता है। साथ ही साथ इसको जो इशू किया जाता है वह येलो कलर पेज पर इसको बीपीसी को इशू किए जाते हैं। और इसके लिए जो बीपीसी की जो परसेंटेज होता है वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 100% और इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। तो इसको भी आप सीसी रैक के अंतर्गत याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो मालगाड़ियों की ट्रेन के लिए गुड्स ट्रेन के लिए जो मैक्सिमम बफर हाइट होता है रेल लेवल से वह 1105 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, यानी जो क्लेविस और क्लेविस पिन जो होता है वो मेनली ट्रांजिशन कपलर्स के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज वैगन इज, यानी ब्रॉड गेज वैगन यानी मालगाड़ियों में यहाँ पर फ्लैट सरफेस जो व्हील ट्रेड के ऊपर आते हैं उनका परमिसिबल लिमिट कितना है वो यहाँ पर पूछा गया है। चूँकि वैगन की अगर बात करें मालगाड़ियों का तो मालगाड़ी के केस में यह 60 mm
और कोचिंग की केस में अगर बात करें हम, तो इसका जो फ्लैट सर्विस का जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होता है वह 50 mm होता है। प्रश्न वैगन यानी फ्लैट स्टॉक रिगार्डिंग पूछा गया था, 60 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हील गेज मेजर्स, यानी जो व्हील गेज होता है वो क्या मेजर करता है। तो व्हील गेज सिंपली जो हमारा एक्सल पर जो दो चक्कू लगे होते हैं, दो चक्कों के जो व्हील फ्लेंजेज होते हैं टॉप का, इनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करने का काम व्हील गेज के मदद से किया जाता है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेज ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल, यानी एक ही एक्सल पर दो चक्कों के व्हील फ्लेंजों के बीच की जो डिस्टेंसेज होते हैं उसे हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक, यानी मालगाड़ियों के लिए जो डीबी का जो कलर कोड होता है वो क्या होता है। तो अगर बात करें हम वैगन के लिए, तो वैगन के लिए जो डीबी का कलर कोड होता है वो ब्लैक कलर कोड होता है, जबकि कोचिंग के लिए अगर बात करें हम, तो कोचिंग के लिए यह ग्रीन कलर कोड रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा गुड्स स्टॉक के लिए वो ऑप्शन नंबर बी ब्लैक कलर का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के लिए कलर कोड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन ईयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक इन टू एंड गुड्स रेक द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशंस बिफोर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ईयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक के अंतर्गत कोई भी रेक को अनलोडिंग आफ्टर अनलोडिंग के बाद दोबारा एग्जामिनेशन दिया जाना चाहिए बिफोर नेक्स्ट लोडिंग। यानी जब भी अगर बात करें हम कि जो इंटेंसिव जो रेक्स होते हैं हमारा, जिसे हम इन टू एंड रेक के तौर पर जानते हैं, इस केस के जो बीपीसी होते हैं वो एक बार लोडिंग होने के बाद डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचते ही इसकी बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। दोबारा अगर इसमें लोडिंग करना हो तो उसको लोडिंग से पहले इसकी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वह इन टू एंड रेक्स के लिए पूछा गया है कि यहाँ पर अगर दोबारा अगर लोडिंग करवाना हो आफ्टर अनलोडिंग के बाद, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा बिफोर नेक्स्ट लोडिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन एयर ब्रेक वन लास्ट व्हीकल्स फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए जो ब्रेक वान के अंतर्गत जो हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं वो कितने केजी का ड्रॉप करते हैं, तो वह मेनली हमारा 1 केजी तक का प्रेशर हम ड्रॉप करके चेक करते हैं ताकि हमारा प्रॉपर रूप से ब्रेक से प्रेशर ड्रॉप हो रहे हैं, ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, यानी ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो कलर कोड होता है ब्रेक पाइप का वो क्या होता है। तो ब्रेक पाइप के लिए जो कलर कोड होता है वह ग्रीन कलर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो प्रेशर होता है ब्रेक पाइप के अंतर्गत वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। वहीं बात करें हम फीड पाइप का, तो फीड पाइप के लिए जो कलर कोड होता है वह वाइट कलर का होता है और इसमें जो प्रेशर होता है वह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन वन बॉक्सन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर, यानी यहाँ पर बोला गया कि एक बॉक्सन वैगन के अंतर्गत जो टोटल नंबर्स में जो ब्रेक ब्लॉक यूज किए जाते हैं उसका नंबर कितना होता है। तो एक बॉक्सन वैगन के अंतर्गत टोटल अगर बात करें तो 4 ब्रेक ब्लॉक पर बोगी में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर 8 की संख्या में
फॉर वॉक्सवैगन यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक्स यूज किए जाएंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 नंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एज, यानी जो हमारा एसएबी जो होता है, जो एसएबी इसे हम बोलते हैं, इसे बैरल बोला जाता है। और यहाँ पर बोला गया कि बैरल ऑफ एसएबी और कंट्रोल रॉड हेड, ये हमारा कंट्रोल रॉड हेड होता है और यह बैरल ऑफ एसएबी है। इसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम ए डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए डायमेंशन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक, यानी प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए जो शुरुआती पॉइंट पर, ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर मिनिमम ब्रेक पावर जो परसेंटेज होता है, न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज, वो कितना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि प्रीमियम के लिए जो मिनिमम होता है वह 95% ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर अनिवार्य है। इसके अलावा इसका जो बीपीसी इशू किए जाते हैं वह ग्रीन कलर पेपर पर इशू किए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो वैलिडिटी होता है वह 12+05 डेज का इसका वैलिडिटी पीरियड रखा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 95% इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है डट कलेक्टर शुड बी क्लीनेड विदिन, यानी डट कलेक्टर को साफ किया जाना चाहिए कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत। डट कलेक्टर का प्रयोग जो हमारा मेन पाइप से जो हमारा एयर प्रेशर का सप्लाई ब्रांच पाइप को जाता है, तो ब्रांच पाइप में जाने से पहले एयर को क्लीन कर लिया जाता है, फिर उसके बाद ब्रांच पाइप में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डट कलेक्टर है उसको अलग अलग टाइम पीरियड पर उन्हें साफ करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड रखा गया है वो एट द टाइम ऑफ आरओएच, जब भी हमारा आरओएच के लिए जो वैगन्स वगैरह जाते हैं तो उस दौरान डट कलेक्टर को क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ आरओएच, यानी रूटीन ओवरहॉलिंग। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ए डायमेंशन इन वॉक्सवैगन इज, यानी वॉक्सवैगन के अंतर्गत जो ए डायमेंशन होता है वह मेनली हमारा द डिस्टेंस बिटवीन बैरल ऑफ एसएबी एंड द कंट्रोलर हेड के बीच जो डिस्टेंसेज होते हैं उसे हम ए डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। और वॉक्सवैगन के लिए जो ए डायमेंशन होता है वह मेनली 70+2 -0 mm होता है। यहाँ पर प्रश्न में अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 70+2 -0 mm। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ड्यूरिंग ब्रेक अप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, जब भी ब्रेक अप्लाई किया जाता है, जब भी हमारा ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं, तो इस दौरान हमारा डीबी सेंस करता है और गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम करता है। इस दौरान जो हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है वो एक्सिलरी रिजर्वायर यानी ईआर से भेजा जाता है। यानी जब भी हमारा ब्रेक एप्लीकेशन होता है, जब हमारा एयर प्रेशर जो है ईआर टैंक से ब्रेक सिलेंडर को जाते हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम एंड टू एंड रैक, यानी प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए जो बीपीसी जारी किया जाता है, ये बीपीसी के लिए जो कलर कोड है वह ग्रीन कलर का इशू किया जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम बात करें तो सीसी रैक के लिए येलो कलर, इंटेंसिव के लिए वाइट कलर इशू किए जाते हैं, जबकि प्रीमियम के लिए अगर बात करें तो प्रीमियम के लिए ग्रीन कलर का पेपर्स यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ ER फॉर वैगन इज, यानी जो मालगाड़ियों के लिए जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक होते हैं इनका कैपेसिटी यानी क्षमता कितना लीटर का होता है, तो यह 100 लीटर के इनकी कैपेसिटी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है FP चार्ज, यानी जो हमारा फीड पाइप है वो किसको चार्ज करने का काम करता है, तो FP मिली जो हमारा होता है वह ER टैंक को चार्ज करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा FP पाइप आता है, यहाँ पर हमारा डट कलेक्टर लगा होता है जिससे हमारा ब्रांच पाइप निकलता है। यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं, आइसोलेटिंग कॉक से आगे हमारा NRB लगा होता है जिसका काम एक डायरेक्शन में प्रेशर को भेजना होता है, यानी जो हमारा फीड पाइप से प्रेशर आएंगे उसे ER टैंक को भेजने का काम करते हैं। इस प्रकार हमारा प्रेशर वन डायरेक्शन में मूवमेंट किया करते हैं और फीड पाइप से हमारा ER टैंक को चार्ज किया जाता है, जिसका अगर बात करें तो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ER टैंक को चार्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें हम तो विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज्ड व्हेन C3WDB इज आइसोलेटेड इन ट्विन पाइप सिस्टम, यानी ट्विन पाइप प्रणाली जो सिस्टम होता है इसमें हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो C3 टाइप्स का होगा उसे अगर हम आइसोलेट कर देते हैं तो इसका क्या इफेक्टेड पड़ेगा यानी प्रभाव पड़ेगा, वो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा हमारा इक्विपमेंट चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जब भी हम C3W टाइप्स DB को जब हम आइसोलेट करते हैं तो जब भी हमारा जो कंट्रोल रिजर्वायर का जो प्रेशर हो और जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है दोनों को चार्ज नहीं किया जा सकता है। जो ER टैंक्स वगैरह जो होते हैं ये हमारा FP पाइप से चार्ज हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है वो ट्विन पाइप प्रणाली मौजूद है, तो इस कारण से हमारा ER टैंक तो FP फीड पाइप से चार्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारा CR होते हैं यानी कंट्रोल रिजर्वायर या ब्रेक सिलेंडर ये हमारा DB पर यहाँ पर निर्भर होते हैं और DB जब भी हमारा आइसोलेट होता है तो ये दोनों इक्विपमेंट चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय SWTR, यानी जो SWTR का क्या अर्थ होता है, तो SWTR जो है वो हमारा सिंगल वैगन टेस्ट रिग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रयोग जो होता है SWTR का जब भी वैगन ROH हो या POH बनने के लिए जाता है तो उस दौरान ब्रेकिंग सिस्टम को टेस्टेड करने के लिए हम SWTR के माध्यम से टेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम चाहे लीकेज टेस्ट हो, चाहे सेंसिटिविटी टेस्ट हो, इनसेंसिटिविटी टेस्ट हो, यानी अलग अलग प्रकार के हम टेस्टेड सिंगल वैगन के तौर पर हम करते हैं SWTR के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है शुड बी अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन ब्रेक पाइप। ब्रेक यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है हमारा ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप करके किया जाता है। तो इसमें जो ब्रेक पाइप से जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वह 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकेंड में ड्रॉप किया जाता है। इस दौरान हमारा DB सेंस करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। इसी प्रकार के टेस्टेज को हम सेंसिटिविटी टेस्ट के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है टू अनकपल BP एंड FP ईयर होज इट इज एसेंशियल टू। यहाँ पर बोला है कि जब भी हम ब्रेक पाइप हो या फीड पाइप की ईयर हो जो दोनों में किसी को अगर अनकपल की रिक्वायरमेंट होता है तो यह आवश्यक है, एसेंशियल है
कि जो एडिसेंट जो एंगल कॉक लगे होते हैं इनको आप पहले क्लोज अवस्था में कर ले, फिर जाकर आप एयर हॉज को अनकपल करने की कोशिश करें, अदरवाइज यहाँ पर एक्सीडेंट की कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 2 क्लोज एडिसेंट एंगल कॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड। इलास्टोमेरिक पैड यानी ईएम पैड जो होता है इनका न्यू डायमेंशन 46 mm और कंडम 42 mm पर होता है। नॉमिनल थिकनेस पूछा गया था, नए डायमेंशन, तो 46 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं, पे लोड ऑफ बीटीपीएन टैंक वैगन, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैरी करने के लिए जो टैंक वैगन का हम यूज करते हैं इनका पे लोड पूछा गया कि पे लोड कितना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि मेनली हमारा एक टियर वेट होता है बीटीपीएन वैगन का। बीटीपीएन वैगन का जो टियर वेट होता है वो 27 टन होता है। इसके अलावा बात करें पे लोड का, तो पे लोड जो होता है वो 54.28 टन होता है। उसके अलावा बात करें एक ग्रॉस वेट पूछा जाता है, तो पे लोड और टियर वेट को आप जब ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस वेट निकल कर आएगा जो कि 81.28 टन होता है। यहाँ पर केवल पे लोड पूछा गया था, तो पे लोड हो जाएगा 54.28 टन। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पे लोड का मतलब होता है कि वेट ऑफ कमोडिटी लोडेड ऑन वैगन, यानी वैगन के अंतर्गत जो कमोडिटी लोडेड है इनके वेट को हम पे लोड के तौर पर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंजेज इन वैगन व्हील इज डैश mm, यानी वैगन मालगाड़ियों के अंतर्गत जो डीप फ्लेंजेज की जो परमिसिबल लिमिट्स होता है वो कितने mm तक होते हैं। तो परमिसिबल लिमिट जो होता है, अगर इसका जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 35 mm तक, अगर व्हील फ्लेंजेज डीप फ्लेंजेज अगर इंक्रीज कर जाते हैं तो इसके बाद हम चक्कों को सर्विस से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीप फ्लेंजेज अगर मोर देन परमिसिबल लिमिट अगर चलाते हैं तो जहाँ पर रेल जॉइंट्स जो होते हैं हमारा फिश बोल्ट्स के सहारे जो कनेक्टेड होते हैं उसको यह ब्रिज कर सकता है और गाड़ी के डेलिमेंट का कारण यह बन सकता है। तो इसलिए हम जब भी अगर डीप फ्लेंजेज अगर 35 mm से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, इसकी जांच अगर बात करें तो हम टायर डिफेक्ट गेज जो होता है इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। जब टायर डिफेक्ट गेज में अगर ज़्यादा उससे रेंज अगर ज़्यादा जाते हैं तो इससे हम यह पता चल जाता है कि यह हमारा जो चक्का का जो फ्लेंजेज है वह परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो गया है डीप फ्लेंज। इसके बाद हम इसको सर्विस से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 35 mm इसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार यूनिट। यहाँ पर कार बी के लिए पूछा गया है कि जो कार बी जो होता है वह कितने संख्या में होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है 1 यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करें कि 1 यूनिट में हमारा टोटल 5 कार का प्रयोग किया जाता है। दोनों एंड पर हमारा ए कार और बीच के जो 3 बी कार्स होते हैं वो तीनों बी कार्स होते हैं और एक दूसरे से स्लैकलेस ड्रॉ बार के जरिए कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि 1 यूनिट में जो नंबर ऑफ कार बी होगा वो कितना संख्या में होंगे। तो टोटल 3 की संख्या में हमारा कार बी का प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमें कार बी का पूछा गया था 1 यूनिट के अंतर्गत कितने कार बी उपलब्ध होंगे, तो टोटल 3 की संख्या में कार बी उपलब्ध होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। हेड स्टॉक से जो स्टैंडर्ड जो बफर प्रोजेक्शन होता है वो कितना होता है। तो स्टैंडर्ड की अगर बात करें हम तो स्टैंडर्ड जो होता है वो 600
135 mm होता है। अगर आपसे मिनिमम अगर स्टैंडर्ड जो हमारा बफर प्रोजेक्शन होगा वो मिनिमम 584 mm होता है। चूँकि प्रश्न पूछा गया था वो स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 635 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है स्पीड लिमिट ऑफ ए क्लास ओडीसी यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट ड्यूरिंग डे इज डैश किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम बात करें कि जो क्लास ए ओडीसी के लिए दिन के दौरान जो कितने किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड लिमिट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। जो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होते हैं वो मेनली ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास ओडीसी में क्लासीफाई किया जाता है, और यह क्लासीफाई नेट क्लियरेंस और ग्रॉस क्लियरेंस की मेजरमेंट के आधार पर किया जाता है। उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किस क्लासेस में ओडीसी को क्लासीफाई करना है, और उसी के अनुसार इनको मूवमेंट कराया जाता है। ए क्लास की अगर बात करें हम, तो ए क्लास ओडीसी का हम यह डे एंड नाइट दो दौरान मूवमेंट कराया जाता है। इसमें एस्कॉर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि इसका जो मूवमेंट है सेक्शनल स्पीड जो होता है, पार्टिकुलर जो भी सेक्शन में जितना स्पीड हो उस तक हम मैक्सिमम इसको मूवमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें बी क्लास ओडीसी का, तो बी क्लास ओडीसी को हम डे एंड नाइट दोनों दौरान कर सकते हैं। नाइट के दौरान हमारा एस्कॉर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होता है, और इसका जो स्पीड लिमिट रखा गया है वह 40 kmph तक हम बी क्लास ओडीसी को हम मूवमेंट करा सकते हैं। जबकि सी क्लास ओडीसी की अगर बात करें तो केवल या डे लाइट के दौरान दिन के उजाले में इसका मूवमेंट कराया जाता है विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ, और यह जो इसका स्पीड लिमिट रखा गया है वह 25 kmph तक हम मैक्सिमम सी क्लास ओडीसी को मूवमेंट करा सकते हैं। तो इस प्रकार तीनों क्लासेस का जो यहाँ पर स्पीड लिमिट्स हो या मूवमेंट का टाइम पीरियड हो या स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होता है या नहीं होता है, इसको यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जान सकते हैं। चूँकि ये प्रश्न जो पूछे गए थे वो ए क्लास ओडीसी का पूछा गया था, तो इनका मूवमेंट हम डे एवं नाइट दोनों में करते हैं विथ सेक्शनल स्पीड। चूँकि सेक्शनल स्पीड अलग अलग सेक्शन का अलग अलग होता है, तो इस प्रकार बताना मुश्किल है कि इसका स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZI इज डैश mm, यानी जो BBZI ब्रेक बान होता है जिसमें हम ICA बोगी का प्रयोग करते हैं, इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 32 mm होता है। इसमें 8 इंच का ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इसका भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह 32 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन डिस्क ब्रेक सिस्टम इज डैश mm, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो ब्रेक पैड का जो थिकनेस होता है डिस्क ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत वो कितना होता है। तो ब्रेक पैड का जो मोटाई होता है वह न्यू कंडीशन में 35 mm, कंडम की अगर बात करें तो 7 mm इसका कंडम लिमिट होता है। यहाँ पर थिकनेस पूछा गया था ब्रेक पैड का, तो केवल नए कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो 35 mm। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ LHB कोच। LHB कोच का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें लेंथ आवर बड़ी पूछा जाता है कभी कभी LHB कोच का, तो यह 23,540 mm होता है। लेंथ आवर कपलर 24,000 mm होता है। तो इसको आप ध्यान रखें। ये सारे जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस है जिसको आपको डायरेक्ट बेसिस पर 1-2 क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत रख दिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का यहाँ पर डायमीटर यानी व्यास पूछा गया है, यानी एक एक्सल पर जो 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं
ब्रेक डिस्क का जो इस प्रकार से हम बात करें तो इस प्रकार से जो इसका डाया होता है वो डाया 640 mm का डायमीटर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 110 mm जो होते हैं या इसका थिकनेस यानी मोटाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें कि जो ब्रेक डिस्क होता है वह बना होता है किससे, यानी ब्रेक डिस्क इज मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड टू, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो हम ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप करते हैं वो कितने केजी का करते हैं, तो वह मेनली हमारा 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हम फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान हम ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस कैन बी आइसोलेटेड बाई, यानी जो PEAB हो या पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस हो दोनों को आइसोलेट कैसे किया जा सकता है। तो जब जो जहाँ पर हमारा जो ब्रांच पाइप में जो आइसोलेटिंग कॉक्स मौजूद होते हैं वहाँ से हम इन दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क में जो हमारा इस तरह से जो गैप मौजूद होते हैं इसे ही हम फिन्स बोलते हैं। और यह जो प्रोवाइडेड होता है ब्रेक डिस्क के ऊपर वो क्यों प्रोवाइडेड होते हैं, तो इनका जो मेन पर्पस होता है कि जब भी हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं इस दौरान जो हमारा हीट जनरेट होता है ब्रेक डिस्क के ऊपर इसमें कूलिंग प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए यहाँ पर फिन्स प्रोवाइडेड किया जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM, यानी जो लगेज रूम होता है जो हमारा ब्रेक बान या जिसे हम जनरेटर कार या पावर कार बोलते हैं, इनका जो लगेज का जो कैपेसिटी होता है वो 5 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज, यानी जो CBC फिटेड होता है LHB कोचेज में इनमें दोनों तरह के एक्शन किए जा सकते हैं, चाहे वो पुलिंग एक्शन हो या बफिंग एक्शन हो, दोनों एक्शन किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ LHB कोच इज, यानी LHB कोच की एक्सल्स का जो कैपेसिटी क्षमता होता है वो कितने टन का होता है, तो वह मेनली 16.25 टन का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड ऑन अ LHB कोच। LHB कोच के ऊपर जो इमरजेंसी विंडो यानी आपातकालीन विंडो लगे होते हैं इनका नंबर्स कितना होता है, तो इनका नंबर्स 4 के नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द FRP पैनल्स आर। FRP पैनल्स यानी यहाँ पर देखा जाए तो FRP जो इंडिकेट करता है वो फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक को इंडिकेट करता है, और जो यह FRP पैनल्स जो होता है वो मेनली फायर रिटार्डेंट होता है यानी अग्निरोधी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं द डंप वाल्व वर्क्स ओनली ड्यूरिंग, यानी जो एंटी स्किड वाल्व होता है वह मेनली जो वर्क करता है वह सर्विस एप्लीकेशन के दौरान काम करता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इफ हेवी स्क्रैच मार्क अपीयर्स ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन में बी, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ब्रेक डिस्क के ऊपर जो हेवी स्क्रैच मार्क्स जो दिखाई पड़ते हैं इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो मेन कॉजेज हो सकते हैं कि जो कोई बाहरी पार्टिकल यानी फॉरेन पार्टिकल्स जो ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच जो गैप होता है उसमें वह मौजूद हो जिसके कारण वह स्क्रैच डेवलप किया हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट बिटवीन ब्रेक पैड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है एग्जामिनेशंस ऑफ सोल बार फॉर क्रोजन इज डन इन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सोल बार के जो क्रोजन के लिए जो हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं ताकि हमारा सोल बार में कोई भी क्रोजन ना डेवलप हो, तो इसलिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है या डिपो 3 शेड्यूल्स में इनका जांच किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है चेकिंग ऑफ क्रैक डैमेज ऑफ स्प्रिंग इज डन इन, यानी स्प्रिंग के चाहे डैमेज हो या क्रैकनेस हो इसके चेकिंग करने के लिए हम डिपो 1 शेड्यूल्स हो या D2 शेड्यूल्स या D3 शेड्यूल्स तीनों शेड्यूल्स के अंतर्गत इस प्रकार के चेकिंग कंडक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है वेयर सॉफ्ट शेड्यूल इज कैरिड आउट, यानी जो ऐसे शेड्यूल जो होता है वह कहाँ पर किया जाता है, तो वह मेनली जो हमारा होता है वो वर्कशॉप के अंतर्गत ही किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट, यानी जो सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट के लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वह कितना रखा गया है। तो सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट की अगर बात करें हम तो यह जो कंडक्ट करवाया जाता है वो 18 मंथ या 1.5 ईयर्स के अंतराल पर यह कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए 18 मंथ प्लस माइनस 30 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक्स इन बॉक्स वैगन, यानी यहाँ पर ध्यान रखिए यह जो प्रश्न पूछा गया था वो बॉक्स वैगन के रिगार्डिंग पूछा गया था कि उस समय जो स्टैंडर्ड गैप मौजूद होते थे व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच वह 6.25 mm का गैप होता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज, यानी जो ब्रॉड गेज का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है। तो ब्रॉड गेज के केस में जो डायमेंशन होता है वह 1676 mm होता है। मीटर गेज की अगर बात करें हम 1000 mm इसका रेंज होता है। वहीं बात करें नैरो गेज का तो नैरो गेज या तो 610 mm के होते हैं या इसके अलावा हम बात करें तो 762 mm के भी होते हैं नैरो गेज का डायमेंशन। यहाँ पर केवल ब्रॉड गेज का पूछा गया था तो 1676 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ ब्रॉड गेज ब्रेक बान इज, यानी जो ब्रॉड गेज के जो ब्रेक बान होते हैं इनका जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो यह 2 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी जो अंडर फ्रेम माउंटेड जो ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक हम यूज में लेते हैं फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत वो यहाँ पर पूछा गया है।
तो अंडर फ्रेम माउंटेड की अगर बात करें हम, तो इसमें हमारा जो ब्रेक ब्लॉक यूज में लिया जाता है वो एल टाइप का लिया जाता है यूज में। जबकि अगर बात करें BMBS का, तो BMBS के अंतर्गत हम के टाइप्स के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पर चूंकि प्रश्न पूछा गया था अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर एल टाइप ब्रेक ब्लॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होंगे, एल टाइप। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है सी क्लास ओडीसी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी जो सी क्लास ओडीसी का जो मूवमेंट कराया जाता है वह डे लाइट के दौरान किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी क्लास ओडीसी की अगर बात करें तो इसमें हमारा डे लाइट 25 kmph से इसको मूवमेंट कराया जा सकता है, और इसमें जो विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ इसका मूवमेंट डे लाइट्स में 25 kmph मैक्सिमम स्पीड से करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है इसका यहाँ पर रिजल्ट पूछा गया है। तो रिजल्ट सिंपली यहाँ पर देखें कि दिया गया है 8 × 4 + 2 दिया गया है, -5 × 2 + 6 और -3 दिया गया है। यहाँ पर सिंपली आप बोर्ड मास के थ्योरम की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाइड, फिर हमारा ऐड, फिर हमारा लास्ट में सब्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रकार हम ले अगर कि पहले ब्रैकेट को हम लेना चाहे तो ब्रैकेट के लिए यहाँ पर हमारा सिंपली 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंतर्गत हमारा 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर हमारा 48 आ जाएगा, यहाँ पर 40 और यहाँ पर हमारा -3 आएगा। इस प्रकार आप बात करें हम तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा 5 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इफ अ रेक्टेंगुलर हैज अ लेंथ ऑफ 8 यूनिट्स एंड विड्थ ऑफ 5 यूनिट्स व्हाट इज इट्स एरिया। कोई एक रेक्टेंगुलर आ जाता है, इसका 8 यूनिट इसका लंबाई है, चौड़ाई इसका 5 यूनिट दिया गया है, तो इसका एरिया पूछा गया है। तो कोई भी रेक्टेंगल के केस में जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी चौड़ाई होता है। 8 × 5 जब आप करेंगे तो आपका 40 स्क्वायर यूनिट्स आएगा निकल कर, जो कि ऑप्शन नंबर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 40 स्क्वायर यूनिट्स इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 देयर आर 30 गर्ल्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द टोटल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो गर्ल्स का नंबर्स है वह 30 की संख्या में है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है कितने होंगे। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी आप 2 को 15 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आएगा, तो इसी प्रकार यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका 45 आएगा। टोटल यहाँ पर नंबर्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों का आप ऐड करेंगे तो आपका 75 निकल कर आएगा। यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो होंगे क्लास के अंतर्गत टोटल नंबर्स में वो 75 से नंबर्स में होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, यानी यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। 2 तरह के फॉर्मेशन चेंजेज होते हैं हमारा, एक होता है फिजिकल चेंजेज जिसे हम भौतिक परिवर्तन, और एक होता है हमारा केमिकल चेंजेज होता है। तो फिजिकल चेंजेज के अंतर्गत हमारा मेनली कोई भी ऑब्जेक्ट का केवल शेप वगैरह को चेंजेज होते हैं,
फिर से दोबारा उसे रिटर्न उससे ओरिजिनल पोजीशन में लाया जा सकता है। जबकि केमिकल चेंजेस के अंतर्गत उसके पूरे नेचर्स, उनके जो प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, जिसको रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस को हम केमिकल चेंजेस के तौर पर जानते हैं। हम बात करें अगर ऑप्शन के अनुसार देखिए तो मेल्टिंग आइस, आइस को जब हम मेल्ट करेंगे इसके बाद पुनः उसे हम आइस फॉर्म में हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएगा। डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर, वाटर के अंतर्गत जब भी हम नमक को घुलाएंगे तो इसको दोबारा हम ला सकते हैं। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज के यानी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। जबकि कटिंग पेपर, कटिंग पेपर्स को दोबारा हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो हमारा बर्निंग वुड होता है, जब भी लकड़ी वगैरह को जो बर्न किए जाते हैं दोबारा वो कोल के फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम दोबारा से वुड फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा जो है इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गए हैं, तो ये हमारा केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केमिकल चेंजेस के यहाँ पर ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट। रेड प्लानेट के तौर पर यानी लाल ग्रह के तौर पर किसे जाना जाता है, तो मार्स यानी मंगल ग्रह को एज अ रेड प्लानेट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगल ग्रह यानी मार्स प्लानेट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पर नवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा गया है जिसके दोबारा रिन्यूएबल किया जा सकता है एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा कोल है वह नहीं हो सकता है, नेचुरल गैस भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट्स नहीं है, न्यूक्लियर भी हमारा नहीं है, सोलर हमारा एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट्स में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थिम्बल इन अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के अंतर्गत जो थिम्बल होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। तो माइक्रोमीटर की अगर बात करें हम, तो माइक्रोमीटर की अगर हम देखा जाए तो इस तरह से हमारा माइक्रोमीटर होता है। थिम्बल वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये वाला जो पोर्शन होते हैं इसे हम थिम्बल बोला जाता है। थिम्बल के मदद से कोई भी जो पार्ट्स है उनको एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है, फाइन मेजरमेंट किया जा सकता है, यानी टू प्रोवाइड ऑफ फाइन मेजरमेंट द थिम्बल कैन बी यूज्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट के प्रश्न यहाँ पर बात करें तो पूछे गए हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पर पीएससी के बारे में पूछा गया है। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट को जो इशू किया जाता है आइटम्स को परचेज करने के लिए, वह केवल और केवल सिंगल फॉर्म्स के मदद से ही किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पीएससी होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, यह इशू किया जाता है यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, और यह इशू तब किया जाता है जब कोई भी पार्टिकुलर आइटम के बिना कोई वर्क्स करना पॉसिबल नहीं हो, साथ ही साथ वो पार्टिकुलर आइटम कोई पार्टिकुलर फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता हो। तो इस कंडीशंस में हमारा सिंगल टेंडर के माध्यम से, ध्यान रखिए यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो पीएसईओ यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट वो कौन से टेंडर के माध्यम से परचेज किया जाता है। तो यह सिंगल टेंडर के माध्यम से परचेज किया जाता है और यह इशू किया जाता है पीएससी यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा, और यह जो परचेज किया जाता है वो सिंगल फर्म्स की बेसिस पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन VED एनालिसिस, V स्टैंड्स फॉर, यानी जो VED है या ABC हो या FSN हो, ये सारे के सारे
इन्वेंटरी कंट्रोल है कि एक प्रोसेस के अंतर्गत इन्वेंटरी कंट्रोल के प्रोसेस होते हैं, यानी सूची नियंत्रण। इसके मदद से जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है उनको इंक्रीज करने का काम हम इन्वेंटरी कंट्रोल के माध्यम से करते हैं। इसमें जो हमारा VED होता है वो हमारा विटल इसेंशियल डिजायरेबल होता है। इसके अलावा बात करें ABC का तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, और FSN होता है वो फास्ट स्लो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट के तौर पर लिए जाते हैं। यहाँ पर VED में केवल V का पूछा गया था, तो V के लिए हम विटल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटल डिजायरेबल, यहाँ पर V से विटल हो जाएगा, E से इसेंशियल और D से डिजायरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन TIG वेल्डिंग व्हाट डज द एक्रोनिम्स TIG स्टैंड्स फॉर। यानी जो TIG वेल्डिंग के अंतर्गत जो टर्म TIG यूज करते हैं इसका क्या अर्थ होता है। TIG का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। या मेनली नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लक्स इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स होते हैं इनका क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो मेनली जो आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स होते हैं इनका काम होता है कि जो हमारा वेल्डेड को ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट करने का काम हमारा फ्लक्स करता है, यानी टू प्रोटेक्ट द वेल्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, हाउ मेनी LAP आर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन अ ईयर। एक वर्ष में कर्मचारी को कितने नंबर्स में लीव ऑन एवरेज पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो संख्या होता है वह 30 के नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो 1 जनवरी को कर्मचारी को 15 LAP और सेकेंड हाफ यानी 1 जुलाई को 15 LAP प्रोवाइड करवाया जाता है। टोटल जो प्रत्येक वर्ष की अगर बात करें तो एक साल में टोटल 30 के संख्या में कर्मचारी को LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, पैटर्निटी लीव के बारे में पूछा गया है कि पैटर्निटी लीव इज लीव फॉर मेल एम्प्लॉयज इज फॉर अ पीरियड ऑफ। यानी जो पैटर्निटी लीव होता है और मेल कर्मचारी को कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वह 15 दिन के लिए केवल प्रोवाइड करवाया जाता है। और यह इसके लिए जो टाइम लिमिट रखा गया है कि आफ्टर द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड 6 मंथ के अंतर्गत इन्होंने लेना पड़ता है, अदरवाइज पैटर्निटी लीव को लैप्स कर दिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड रखा गया है पैटर्निटी लीव का वह 15 डेज के लिए यह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स हुटर साउंड इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ रिलीफ ट्रेन विथ ARME। यहाँ पर बोला गया कि कितने नंबर्स में हुटर को बजाया जाएगा जब हमें मूवमेंट करना हो रिलीफ ट्रेन के साथ साथ एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वाहन को भी मूवमेंट करना हो। तो इसके लिए जो हमारा साउंड के हुटर के लिए जो कोड रखा गया वो कितने संख्या में यहाँ पर बजाए जाएंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो 2, 4 और एक होता है हमारा 3, 5 के बेसिस पर आप याद रखें। यहाँ पर बात करें कि 2 के लिए यहाँ पर हमारा ये हमारा होम स्टेशन के लिए होता है, ये हमारा आउट स्टेशन के लिए होता है। जब भी हमारा 2 हुटर 45 सेकेंड पर 5 सेकेंड के अंतराल पर बजाए जाते हैं तो केवल ART यानी ART की रिक्वायरमेंट होगा होम स्टेशन पर। इसके अलावा हम बात करें तो 4 हुटर अगर बजता है तो ART और ARME दोनों का रिक्वायरमेंट होगा होम स्टेशन पर। इसके अलावा हम बात करें
आउट स्टेशन के केस में, तो आउट स्टेशन में अगर 3 हूटर बजाया जाता है 5 सेकंड के अंतराल पर 45 सेकंड के लिए, तो इस केस में हम बात करें तो ART आउट स्टेशन पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा आउट स्टेशन पर, जबकि 5 हूटर बजाए जाएंगे 45 सेकंड का 5 सेकंड के अंतराल पर। तो इस केस में ART और ARME दोनों के रिक्वायरमेंट होगा आउट स्टेशन पर। तो यहाँ पर जो पूछे गए थे कि जो हमारा रिलीफ ट्रेन के साथ साथ हमारा ARME का मूवमेंट कराना हो तो कितने साउंड हूटर्स की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यह मेंशन नहीं किया गया है कि आउट स्टेशन पर दोनों का रिक्वायरमेंट है या होम स्टेशन पर। तो इस केस में हमारा 4 भी हूटर हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 4 के केस में हमारा होम स्टेशन पर दोनों को रिक्वायरमेंट होगा, जबकि आउट स्टेशन में हमारा 5 हूटर के लिए रिक्वायरमेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के अनुसार चले तो दोनों दिया गया 5 और 4, तो यहाँ पर हमारा 5 और 4 दोनों के केस यहाँ पर बन सकते हैं। यानी 5 के लिए हमारा आउट स्टेशन पर दोनों होगा, जबकि 4 के लिए हमारा होम स्टेशन पर दोनों होगा। तो इसको आप ध्यान रखें कि यहाँ पर यह प्रश्न में नहीं बताया गया है कि कहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पर अगर प्रश्न में देखा जाए तो मूवमेंट के लिए बेसिस पर बात किया जा रहा है, तो इस केस में हमारा आउट स्टेशन के केस में पूछा गया हो, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता सकते हैं कि 5 हूटर का रिक्वायरमेंट आउट स्टेशन के केस में हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि 19 सेकेंड तक अगर हूटर को लॉन्ग टर्म में अगर बजाया जाता है तो यहाँ पर ART हो या ARME हो, दोनों को कैंसिल समझा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं बीच इक्विपमेंट इज कॉल्ड HRE इन एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के अंतर्गत जो HRE शब्द जो हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। HRE सिंपली होता है कि जब भी डेवलपमेंट साइट्स पर जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट को जब भी हमारा हाइड्रोलिक की मदद से री रेलिंग किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम जो होता है इक्विपमेंट को हम HRE के तौर पर जानते हैं, यानी हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं, फर्स्ट प्राइज अमाउंट फॉर राजभाषा गौरव पुरस्कार फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन नॉलेज एंड साइंस बेस्ड सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट प्राइज अमाउंट यहाँ पर पूछा गया है। अगर राजभाषा गौरव पुरस्कार अगर कोई कर्मचारी हो या कोई नागरिक हो या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, अगर नॉलेज के बेसिस पर या साइंस के बेस्ड सब्जेक्ट पर अगर वह ओरिजिनल हिंदी बुक अगर राइट करता लिखता है तो उसके लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाता है। इसके लिए फर्स्ट प्राइज जो रखा गया है वह 2 लाख रखा गया है। सेकेंड प्राइज की अगर बात करें हम तो 1,50,000 रखा गया है। थर्ड प्राइज की अगर बात करें हम तो इसमें 75,000 रखा गया है। चूँकि फर्स्ट प्राइज पूछा गया था तो यहाँ पर 2 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें हम, पूछे गए हैं इन विच ईयर वाज हिंदी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के जो हिंदी को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कौन से वर्ष में किया गया था, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा इनको अडॉप्ट किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के तौर पर कब कंसीडर रिकॉग्नाइज किया गया था, तो यह 1950 के अंतर्गत किया गया था, यानी 1950 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर बोला गया है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो हमारा
भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करता है वह कौन से आर्टिकल्स करता है? तो यह मेनली जो आर्टिकल डील्स करता है वो आर्टिकल 343 करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज को संविधान के अंतर्गत डील्स करने का काम यानी करता है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, द हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड इन ऑन विच डे? यानी जो हिंदी दिवस होता है वह सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को किया जाता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि वर्ल्ड हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वह किया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखें। यानी जो नेशनल हिंदी डे है वह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जबकि वर्ल्ड हिंदी दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट यूजेज फॉर राइटिंग हिंदी? हिंदी को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट लिपि का प्रयोग किया जाता है वह देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, हिंदी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन रिप्लाई फॉर अ लेटर डैश इन हिंदी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी लैंग्वेज के जो रिप्लाई होता है लेटर्स वगैरह का हिंदी में, चाहे वो इशू करना हो या साइन करना हो, सारे के सारे हिंदी फॉर्म में होना चाहिए अगर वो जवाब हिंदी फॉर्म में देना हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट आता है? तो यह मेनली होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज के मिनिस्ट्री यहाँ पर डिपार्टमेंट आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिंदी इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया एज पर द 8th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो हमारा हिंदी जो है, चाहे वो राज्य हो चाहे यूनियन टेरेटरी हो इंडिया के अंतर्गत, उसे जो स्टेटस प्राप्त है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का प्राप्त है, राजभाषा का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? यानी यहाँ पर बोला गया है कि भारत के अंतर्गत वो पहला राज्य कौन सा है जो हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट करने वाला पहला राज्य था। तो वह पहला राज्य था बिहार स्टेट्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रीजन्स ओडिशा कम्स अंडर बीच रीजन्स? यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत टोटल 3 रीजन्स में इसे क्लासिफाई किया गया है, जिसमें बोला गया कि जो उड़ीसा स्टेट्स जो राज्य है वह सी रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।